हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों सबका आपका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि आपको पता है कि अब हम ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री के एंड में पहुंच चुके हैं, तो आज का लेक्चर और उसके बाद शायद एक लेक्चर और क्वेश्चन राउंड के लिए, और उसके बाद फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला बेटा चैप्टर हो जाएगा पूरा का पूरा ख़त्म। तो आज का लेक्चर बेटा हम स्टार्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी क्योंकि थियोरिटिकल जितने पोर्शंस थे वो मैंने आपके कवर कर दिए हैं। कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ की, वो मैं कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में हो जाए। बाकी मोर और लेस जितना बेटा इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है उससे ज़्यादा ही आप पढ़ चुके हैं, इस बात को आप मान सकते हैं। मैं ओपनली आपको बोल रहा हूँ, आप जहाँ से कंपेयर करना चाहें कंपेयर कर लीजिए। थियोरिटिकली हमने ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें कर ली हैं। अगर एक आध दो पॉइंट मेरे हिसाब से रह भी गया है तो वो आज के लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम करवा लेंगे, ठीक है। तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कुछ क्वेश्चंस के साथ। बढ़िया बढ़िया बेटा सवाल है आपके लिए। तो आज का जो हमारे पास पहला सवाल है, पहला हमारे पास बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन अ रेगुलर पॉलीगॉन, अब रेगुलर पॉलीगॉन बच्चों क्या होता है आपको पता ही है ना, आपको पता है। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, मुझे बोला जा रहा है कि एक पॉलीगॉन है n साइड्स का। इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स विथ a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an, a1 से an तक वर्टिसेस हैं सारे। ये जो बच्चों सारे के सारे पॉइंट्स हैं, दीज आर वर्टिसेस। प्रूव दैट, हमारे पास सवाल है प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है? a1 a2 स्क्वायर, मतलब ये a1 a2 का पूरा स्क्वायर है ना, ऐसा लिख लो आप। तो a1 a2 स्क्वायर प्लस a1 a3 स्क्वायर प्लस a1 a4 स्क्वायर से लेकर ये लिखा हुआ है बच्चों a1 an स्क्वायर तक। इस पूरे की वैल्यू आपको 2n r स्क्वायर प्रूव करनी है। वेयर ये जो कैपिटल R हमने लिखा है अभी अभी, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग इट, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों सवाल है। पहले तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पहले हमें दिया हुआ है इन अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स विथ a1 से an एज वर्टिसेस, प्रूव दैट a1 a2 स्क्वायर, a1 a3 स्क्वायर, a1 a4 स्क्वायर से लेकर a1 an स्क्वायर तक का सम 2n r स्क्वायर होता है, ठीक है ना। याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्वेश्चन है तो ठीक है। वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का क्या मतलब होता है बेटा? सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो आपके पॉलीगॉन के हर साइड को, हर वर्टिसेस को, हर वर्टेक्स को बाहर से टच कर रहा हो। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, तो ये जो एक ऐसा सर्कल बनेगा जो इस ट्राइंगल के सारे ही वर्टेक्स को टच कर रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड अ सर्कम सर्कल, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस को अगर ये टच करता हुआ सर्कल जा रहा है तो दिस विल बी द सर्कम सर्कल। और ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल को आप याद करिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम बोलते थे, है ना। ऐसे वाले क्वाड्रिलेटरल को बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला जाता था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से बेटा पॉइंट्स हैं। आपको बोला जा रहा है इन रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स, टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने n हैं। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके का फिगर मैं बना रहा हूँ। इसमें टोटल कितने साइड्स होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी एक सेक्शन को मैं बना रहा हूँ, किसी भी एक सेक्शन को। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ऐसा सेक्शन बनाया कि मान लीजिए ये a1 वर्टेक्स होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, इसके आगे a4 a5 a6 a7 a8 a9 ऐसा करके बहुत सारे होंगे, और यहाँ पर कहीं पर an होगा। मतलब मुझे नहीं पता ना कितने वर्टेक्स हैं, लेकिन कोई मैंने उसका एक ऐसा सेक्शन बना लिया। अब इसके आगे कैसा है मुझे नहीं पता पॉलीगॉन, ठीक है। तो आपके पास n वर्टिसेस का यहाँ पे आगे का अपन बना नहीं रहे, सिर्फ इतना से उसका एक हिस्सा बना रहे। आपको बोला जा रहा है कि एक आपको बनाना है सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल कौन सा सर्कल होता है बेटा? सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है, सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो आपके इस पॉलीगॉन को बाहर से टच करता हुआ जा रहा होता है।
सरकम सर्कल एक ऐसा बच्चों सर्कल होता है जो आपके इस पॉलीगॉन को क्या कर रहा होता है, एक्सटर्नली उसके वर्टेक्स को टच करके जा रहा होता है। तो इस सरकम सर्कल का कहीं ना कहीं पे तो सेंटर होगा, कहाँ होगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन कोई तो सेंटर होगा। अगर एक सर्कल मैं बना रहा हूँ तो उस सर्कल का कहीं पर तो सेंटर होगा। आप इमेजिन करिए अगर आप इस A1 को इस सेंटर से ज्वाइन करें और यहाँ से A2 को ज्वाइन करें इस तरीके से, तो जो बात आपको बच्चों समझनी चाहिए कि अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये रेडियस R होगा और ये भी रेडियस R होगा। ये बात तो आती है समझ में। और जो इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों, जो इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए आपको बेटा एक बात समझनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉलीगॉन है, एक ऐसा हेक्सागॉन है, मान लीजिए ये रेगुलर हेक्सागॉन है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागॉन है। तो रेगुलर बोलने का मतलब क्या होता है, रेगुलर बोलने का मतलब ये होता है बेटा कि ये सिमेट्रिक होगा। रेगुलर बोलने का क्या मतलब होता है कि ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक बोलने का मतलब कि ये सारे एंगल, ये जितने एंगल है बच्चों, ये सब एंगल बराबर होंगे। ये मतलब होता है रेगुलर फिगर का। कोई भी फिगर को रेगुलर कब बोलते हैं, जब सिमेट्रिसिटी चल रही होती है। जैसे ट्राइंगल में रेगुलर ट्राइंगल कौन सा होता है, इक्विलेटरल, जिसमें सारे एंगल बराबर होते हैं। वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर कौन सा होता है, स्क्वायर, जिसमें सब कुछ एक जैसा होता है। उसी तरीके से आपको ये बात समझनी पड़ेगी दैट इफ दिस पॉलीगॉन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, इफ दिस पॉलीगॉन इज अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो आप ये बात समझिए कि जब आप इस वर्टेक्स को N से ज्वाइन करेंगे या आप इस वर्टेक्स को A3 से ज्वाइन करेंगे, सेंटर को इनसे जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल बन रहे होंगे ना बेटा, ये एंगल सेम होंगे, ये सारे एंगल सेम होंगे। कितने होंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सारे एंगल सेम बनेंगे। सेंटर में जो एंगल बन रहे होंगे वो सेम बन रहे होंगे, तभी तो रेगुलर फिगर है, तभी तो सिमेट्रिक होगा। अदरवाइज तो रेगुलर फिगर की देने की बात ही क्या। तो आप ये समझिए कि देखिए अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, जैसे देखो अगर 6 वर्टेक्स होते हैं, अगर बेटा आपके पास 6 वर्टेक्स होते हैं तो साइड भी कितने होते हैं, 6 साइड होते हैं। अगर वर्टेक्स आपके पास बच्चों 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो साइड भी तो 6 हैं आपके पास। वैसे ही अगर यहाँ पर आपके पास बेटा टोटल n वर्टिसेस हैं, देखो A1 से लेकर AN तक टोटल अगर n वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स n होंगी, है ना। n साइडेड पॉलीगॉन बोला जा रहा है, नंबर ऑफ साइड्स n होंगी। मतलब कि एक साइड अगर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, दूसरा साइड भी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तीसरा साइड भी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंटर पे ऐसे टोटल जितने एंगल सबटेंड हो रहे होंगे, सेंटर में ऐसे जितने एंगल सबटेंड हो रहे होंगे, मान लो वो n थीटा होगा। अगर एक साइड का थीटा है, दो साइड का 2 थीटा है, 3 साइड का 3 थीटा है, तो टोटल अगर n साइड्स अलग अलग अपना अपना एंगल सबटेंड कर रहे होंगे तो n थीटा हो रहा होगा सेंटर पे। और सेंटर पे ये पूरा एंगल क्या होता है बेटा, 2 पाई के बराबर होता है। ये बात भी हमको पता है कि सेंटर में ये पूरा एंगल किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर। तो यहाँ से बेटा मेरे पास थीटा क्या आ गया, 2 पाई बाय n। फिलहाल मेरे पास थीटा आ गया 2 पाई बाय n। इसको हम एक जगह ध्यान रखते हैं क्योंकि इसका काम आएगा। अब देखो आपको बेटा जो चीज़ समझनी है कि अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉप करूँ, अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन ड्रॉप करूँ, मान लेते हैं सर्कल के सेंटर को O, और ये डॉटेड लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है सामने A1 A2 पे, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो आप बेटा ये दोनों ट्राइंगल को देखो, देख के समझ पा रहे हो कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला साइड कॉमन है, ठीक है, ये वाला साइड कॉमन है, और आप देख सकते हैं कि एक एक एंगल 90 डिग्री है। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटे वाले बेटा दोनों ट्राइंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा CPCT से। और अगर ये पूरा का पूरा एंगल थीटा था तो ये छोटा सा एंगल θ/2 होगा, और ये भी छोटा सा एंगल θ/2 होगा। ये बात भी क्लियर है। मतलब कि आप जरा सोच के देखिए, मैंने आपको बेटा पहले भी ये समझाया है, अगर ये R है तो ये वाला साइड क्या होगा, R cos θ/2। देखो ये θ/2 एंगल है ना, ये 90 डिग्री है। अगर ये R है तो ये होगा R cos θ/2 और ये होगा R sin θ/2। ये अगर R है तो ये होगा R cos θ/2 और ये होगा R sin θ/2। वैसे ही अगर ये R है तो देखो ये तो आ रहा है R cos θ/2, लेकिन ये क्या आ रहा है, R sin θ/2।
तो क्या मैं डायरेक्टली ये बात बोल सकता हूँ कि यार ये जो A1 A2 होगा, ये जो A1 A2 आ रहा है आपके पास A1 A2, ये A1 A2 आ रहा है 2r sin θ/2। ये A1 A2 क्या आ रहा है 2r sin θ/2, यही आ रहा है मेरे पास। देख लो ये 2r, ये r sin θ/2, ये r sin θ/2, तो टोटल आ गया 2r sin θ/2। यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2r sin θ/2 क्या आ जाएगा π/n, 2r sin π/n आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आप समझने की इसको कोशिश करिएगा। ये वाले पोर्शन को अपन यहाँ से मिटा देते हैं। ये तो हमने निकाल लिया A1 A2। अब अगर मुझे A1 A2 का स्क्वायर बोलना है, ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया A1 A2, तो A1 A2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास 4r² sin स्क्वायर π/n, 4r² sin स्क्वायर π/n। और जैसे ये आया, अब यहाँ से देखो, अगर आपको बेटा A1 A3 निकालना है, A1 A3 मतलब कौन सा वाला हो गया, ये वाला, ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बेटा A1 से A3, ये देखो इसको आपने निकालना है A1 A3। तो अगर A1 A3 आपको बेटा निकालना है, तो अब अगेन थोड़ा सा इसमें जो अपन ने पहले कंस्ट्रक्शन किया था मैं उसको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों में क्लैरिटी रहे, है ना, ताकि बेटा आपको चीज़ों में क्लैरिटी रहे। तो अपन ये वाली चीज़ को मिटा देते हैं। आप अगर चाहें तो आप फ्रेश कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, आप दोबारा से पूरे फिगर को बना के एक बार चेक करिएगा। ठीक है, आप फ्रेशली भी इसको बेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि हो क्या रहा है A1 A3 के लिए। अब अगर बेटा मेरे को A1 A3 निकालना है, तो देखो ये R था और ये भी क्या है R है ना, ये अगर R था तो ये भी तो R है, ये भी R है, ये भी R है। अब A1 A3 के लिए आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ो OA1 A3, ये जो बड़ा ट्राइंगल है, इसको आप ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। इसमें आप जानते हो कि ये थीटा है और ये वाला भी एंगल क्या है, थीटा है। एकदम ध्यान से देखिए, ये A1 A3 के लिए OA1 A3 वाला मैं ट्राइंगल बोल रहा हूँ। ये रेडियस R है, ये और ये भी रेडियस R है। उसके अलावा देखो ये वाला जो यहाँ, ये वाला जो साइड है, इतना सा जो साइड है, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल थीटा है। तो क्या ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से बच्चों ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या, सोच के देखो। इसमें तो अलग से अपने को परपेंडिकुलर भी ड्रॉप नहीं करना पड़ा, क्योंकि यही वाली लाइन परपेंडिकुलर भी होगी। जैसी बेटा ये वाले आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए ऐसे ऐसे, तो आप जरा सोच के देखो कि यार यही वाली लाइन तो परपेंडिकुलर भी होगी इस पे, यही वाली लाइन इस पर परपेंडिकुलर भी होगी, तभी तो CPCT से ये दोनों एंगल बराबर आएंगे। तो आपके पास देखो अगर ये आ गया है, ये R था, तो जरा सोचो ये कितना होगा, इतना सा हिस्सा R cos थीटा। यहाँ से भी आप देख सकते हो अगर ये R है तो इतना सा हिस्सा होगा R cos थीटा। लेकिन ये क्या होगा, ये वाला, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोल सकते हैं ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर होगा। अगर ये वाले ट्राइंगल में ये आपने ये लाइन बनाई है जो पहले से बनी हुई थी, तो इसमें अगर आप बोल रहे हैं कि बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट यूजिंग SAS, साइड, एंगल और साइड, तो आप बोल सकते हैं कि CPCT से ये दोनों साइड बराबर आएगा। तो अगर ये R था तो ये R cos थीटा है और ये इतना सा हिस्सा क्या है, R sin थीटा। वैसे ये R था तो ये R cos थीटा है और इतना सा हिस्सा क्या है, R sin थीटा। तो क्या मैं A1 A3 को, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या मैं A1 A3 को 2R sin थीटा बोल सकता हूँ। A1 A3 को बेटा हम 2R sin थीटा बोल सकते हैं। और यहाँ से इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2R sin थीटा जो आपके पास लिखा हुआ है बेटा, थीटा क्या है 2π/n, 2π/n है आपके पास। तो आपके पास देखिए A1 A3 का स्क्वायर, A1 A3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4R² sin स्क्वायर 2π/n, 4R² sin स्क्वायर 2π/n, ये आ जाएगा A1 A3 का स्क्वायर। एक आखिरी अपन A1 A4 भी निकाल के देखते हैं ताकि अपने को पैटर्न समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है। एक लास्ट में अपन बेटा A1 A4 भी निकाल के देखते हैं। देखो A4 वाला इसके ऊपर होगा, यहाँ पर बेटा कहीं पे ये रेडियस R होगा, यहाँ पर मान लो कहीं पर A4 वाला होगा। इस तरीके से ये सर्कल आप ऐसा बना लो, अगर R यहाँ पर होगा। अब देखो A1 A4 बेटा अगर आपको करना है तो अगेन मैं थोड़ा सा बेटा कंस्ट्रक्शन इसमें से मिटा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। मैं आपको बेटा सिर्फ इसमें फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस सवाल में हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा सवाल है बेटा, ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि अपन चैप्टर के लास्ट में पहुँच चुके हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा इसमें टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। आपको देखना कंसेप्चुअली बहुत बेटा क्लैरिटी आएगी इस सवाल के बाद। A1 से A4 तक ये। अब देखो
ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था और ये एंगल भी थीटा था। ज़रा दिमाग अपना लगाओ, जिस तरीके से सिमेट्रिसिटी वर्क कर रही है, जिस तरीके से बेटा सिमेट्रिसिटी वर्क कर रही है, अपना दिमाग लगाओ। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। अगर मैं यहाँ से ओ से एक डॉटेड लाइन देखो बना रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन, अगर मैं एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ किस पे, A1 A4 पे, तो कितने बच्चों को यार ये समझ में आता है कि ये वाला जो पूरा एंगल होगा यहाँ से लेकर इस डॉटेड लाइन तक, ये 3 थीटा बाई 2 होगा, और ये वाला भी जो बेटा पूरा एंगल होगा ये भी आपके पास 3 थीटा बाई 2 आएगा। ये थीटा और थीटा तो है ही, ये जो बीच वाला थीटा था वो थीटा बाई 2 दो हिस्सों में बटेगा, तो ये वाला पूरा हिस्सा 3 थीटा बाई 2 और वो वाला भी पूरा हिस्सा 3 थीटा बाई 2। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ A1 A4, अगर आप करोगे ना A1 A4, तो A1 A4 आएगा आपके पास 2r साइन 3 थीटा बाई 2। ये आ जाएगा बेटा, आप देख लो, ये 2, ये r साइन 3 थीटा बाई 2 और ये भी r साइन 3 थीटा बाई 2, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास आ गया A1 A4 इज इक्वल टू 2r साइन 3 इंटू थीटा बाई 2 क्या था याद करो, थीटा बाई 2 था पाई बाय n, तो 3 पाई बाय n आ गया। यहाँ से आपको बेटा देखो क्लैरिटी आ जाएगी, यहाँ से आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि इस सवाल में चल क्या रहा है। A1 A4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई बाय n। आप देख लो, पहले वाले में आया साइन स्क्वायर पाई बाय n, फिर आया साइन स्क्वायर 2 पाई बाय n, फिर आया साइन स्क्वायर 3 पाई बाय n। आप देख सकते हैं कि अंदर वाले में क्या चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बेटा दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बेटा दीज आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अपन ऐसा करते हैं, थोड़ा सा बेटा अपना बोर्ड अपन क्लियर करते हैं ताकि हमको थोड़ी सी जगह मिले इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अपन डिराइव तो कर ही लेंगे, क्वेश्चन आपके पास है ही लिखा हुआ, अपन थोड़ा सा बेटा अपना बोर्ड ना क्लियर करते हैं, अदरवाइज अपने को सॉल्व नहीं करते बनेगा। थोड़ा सा बोर्ड अपन क्लियर करते हैं और बढ़िया से बेटा इसको अपन सॉल्व करते हैं। इस तरीके का सवाल देखो अगर पेपर में आ गया ना, तो तुमको एटलीस्ट अब कंसेप्ट पता होगा कि चालू कैसे करना है। ऐसे सवाल हालांकि अब आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअली स्ट्रांग होने के लिए ऐसे सवालों को हमको सॉल्व करना आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बेटा। तो आप देखिए, आपके पास पहला आया 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय n, A1 A2 स्क्वायर, A1 A3 स्क्वायर आपके पास आया 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई बाय n, फिर आपके पास आया 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई बाय n। तो मैं एक चीज़ मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि यार ये A1 A2 था, ये आपके पास A1 A3 था, ये आपके पास A1 A4 था, ऐसा करके आप A1 AN तक जा रहे हो। ऐसा अगर करके बेटा आप A1 AN तक जा रहे हो, मतलब ये इस सीरीज़ में टोटल कितने टर्म्स होंगे, n टर्म्स होंगे। A1 A2 पहला, A1 A3 दूसरा, A1 A4 तीसरा टर्म, तो n टर्म्स नहीं, n-1 टर्म्स होंगे। A1 AN तक n-1 टर्म्स होंगे, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए A1 A2 में फर्स्ट टर्म है, फिर A1 A3 सेकेंड टर्म है, A1 A4 थर्ड टर्म है, तो A1 AN जो होगा दैट विल बी n-1 टर्म्स टोटल। इसमें अगर मैं 2r स्क्वायर बाहर निकाल लूँ, अगर बेटा सब में से मैं 2r स्क्वायर बाहर निकाल लूँ, तो देखो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय n को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय n। याद करो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 2 पाई बाय n प्लस यहाँ से आ गया 1 माइनस कॉस 4 पाई बाय n प्लस यहाँ से बेटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 6 पाई बाय n। और ऐसा करके मेरे पास टोटल कितने टर्म्स लिखे हुए हैं, n-1 टर्म्स लिखे हुए हैं। इस तरीके से n-1 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो ये 1 जो है, ये 1 कितनी बार आ रहा होगा, n-1 बार आ रहा होगा। तो 2r स्क्वायर के साथ ये n-1 तो आप बाहर निकाल लो, ये 1 1 1 1 1 1 ऐसा करके अगर 1 n-1 टाइम्स जुड़ेगा तो n-1 आ जाएगा। भाई 1 5 बार जुड़ता है तो 5 आता है, 1 10 बार जुड़ता है तो 10 आता है, 1 100 बार जुड़ता है तो 100 आता है। वैसे ही 1 अगर n-1 टाइम्स जुड़ेगा तो n-1 आएगा, प्लस नहीं माइनस, सब में से माइनस अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर है cos 2 पाई बाय n, cos 4 पाई बाय n प्लस cos 6 पाई बाय n, और ऐसा करके मेरे पास टोटल n-1 टर्म्स लिखे, ठीक है ना। cos में बेटा मेरे पास टोटल n-1 टर्म्स लिखे।
अब आप समझो कि यार ये जो है ये तो समेशन ऑफ कॉस है जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये वाली जो सीरीज है, दिस सीरीज इज समेशन ऑफ कॉस। ये बच्चों कॉस का समेशन है। कॉस के समेशन का आंसर क्या होता था? साइन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल आपके पास आ जाएगा 2π/n प्लस लास्ट एंगल क्या होगा? लास्ट एंगल सोचो, पहला एंगल है 2π/n, दूसरा एंगल है 4π/n, तीसरा एंगल है 6π/n। तो जो लास्ट होगा n-1 वाला, देखो फर्स्ट है 2π/n, 2 से डबल हो गया, सेकेंड है 4π/n, थर्ड है 6π/n, तो n-1 वाला क्या होगा? ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू π/n। यही होना चाहिए। अगर पहला था तो π/n के साथ 2 आया, सेकेंड था तो π/n के साथ 4 आया, थर्ड था तो π/n के साथ 6 आया, तो n-1 वाले में π/n के साथ n-1 का डबल आ जाएगा और बाय कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ये आ गया आपके पास। और इसके आगे ये n-1 वैसा ही है, ये माइनस साइन वैसा ही है, ये वाला ब्रैकेट वैसा ही है, और इस पूरे के बाहर बेटा ये 2r² वैसा ही है। ये सब तो वैसे ही, ये अंदर वाली सीरीज बस अपन ने लिखी है। अगर हम देखेंगे तो देखिए 2 से ये 2 गया, यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर तो देखो ये 2 से ये 2 गया। इसके बाद यहाँ पर देखो हमारे को क्या क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इसको देखो, ये 2 से ये वाला 2 और ये वाला 2 गया। थोड़ा सा इसको ढंग से लिखते हैं, देखो 2r² के साथ क्या लिखा है, अंदर लिखा है n-1 माइनस, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, देखो ये लिखा हुआ है, ब्रैकेट हटा लेते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं, साइन ऑफ देखो क्या लिखा है, n-1 इंटू π/n। तो जब ये जब π/n इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो पाई आएगा, और फिर π/n इधर आएगा तो माइनस π/n आएगा ना। ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया, π/n n से मल्टीप्लाई होगा तो पाई, π/n -1 से होगा तो माइनस π/n, डिवाइडेड बाय साइन π/n मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ, कॉस के अंदर देखो क्या लिखा है, π/n पहला, और उसके बाद क्या लिखा है, ये n π/n जब n से होगा तो प्लस पाई, और ये π/n जब -1 से होगा तो माइनस π/n। ये आ जाएगा मेरे पास, यही लिखा हुआ है। तो देखिए साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और साइन थीटा ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस π/n प्लस π/n भी कैंसिल आउट हो गए, और ये जो cos ऑफ पाई लिखा है, ये cos ऑफ पाई क्या होता है बेटा, cos ऑफ पाई होता है -1। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, 2r², अंदर में n-1, 2r² के बाद ब्रैकेट के अंदर में n-1, और माइनस के साथ क्या लिखा है, cos पाई क्या होता है -1। तो ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो माइनस ऑफ माइनस आप इसको देख लो, ये आ गया 2r² मल्टीप्लाइड बाय n-1, और ये माइनस माइनस मतलब +1, -1 +1 गया तो बेटा सॉल्व हो के आ गया 2nr² जो हमको लेकर आना था। ठीक है ना। आप देख सकते हैं मेहनत वाला सवाल है, ठीक ठाक मेहनत वाला सवाल है, लेकिन अगर हम ऐसे सवाल को बनाएंगे क्लास में तब जाके बेटा कहीं हमसे उम्मीद है कि पेपर में हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है ना। ऐसे सवालों को बेटा अगर आप क्लास में कभी बनाओगे ही नहीं, या अपने 2 साल की जर्नी में अगर आप ऐसे सवालों को कभी बनाओगे ही नहीं, तो बेटा आप सीख नहीं सकते। आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें बनानी पड़ेंगी, तब जाके आपका दिमाग चलेगा, तब जाके आपको कहीं कॉन्फिडेंस आएगा। बिना डिफ़िकल्ट चीज़ों को बेटा बनाए कभी भी जेईई जैसे पेपर को निकालने का कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। कई सारे पता है टीचर्स कैसा करते हैं, कई सारे टीचर्स ना बेटा बच्चों का मन खुश रखने के लिए, कई सारे टीचर्स बच्चों का मन खुश रखने के लिए ये करते हैं कि यार वो ईजी डिलीवर करते हैं, वो अप टू द मार्क उतना डिलीवर नहीं करते। तो उससे ये होता है कि बच्चे को कभी डाउट नहीं आता, और अगर बच्चे को डाउट नहीं आता तो बच्चा भी खुश, टीचर भी खुश। लेकिन उससे बेटा ओवरऑल लॉस आप ही का है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्ज़ाम फाइट करोगे तब आपको लगेगा कि यार हमसे तो कुछ बन ही नहीं रहा। ठीक है। तो अपन बेटा अपना अगला सवाल करते हैं। अगेन समेशन का ही सवाल है। जैसे आपने समेशन सीखा है साइन का, वैसे ही आपने समेशन सीखा है कॉस का। अब मैं आपको एक डिफरेंट तरीके का समेशन बता रहा हूँ, है ना। डिफरेंट मैं आपको तरीके का समेशन बता रहा हूँ। समेशन इन्वॉल्विंग
समेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ टर्म्स, समेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ टर्म्स। अब आप डिफरेंस बना के सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। डिफरेंस बना के कैसे, देखिए मान लीजिए बेटा आपके पास एक सवाल है, मैं आपको ऐसे वाले 3 सवाल कराऊंगा, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। मान लीजिए आपके पास सवाल है कोसेक एक्स प्लस कोसेक 2x प्लस कोसेक 2 स्क्वायर एक्स से लेकर कोसेक 2 रेज़ टू द पावर n x तक। आपको प्रूव करना है इसकी वैल्यू है cot x बाई 2 माइनस cot 2 रेज़ टू द पावर nx। ये आपके पास बेटा सवाल है, ठीक है ना। ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये जितने लिखे हुए हैं दीज ऑल आर आर्ग्यूमेंट्स, ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके। ये आपके पास सवाल है और बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। देखिए ये बात आपको समझ में आ रही है कि यार इतने सारे कोसेक के टर्म्स लिखे हुए हैं और हर टर्म, हर आर्ग्यूमेंट डबल होता जा रहा है। तो मैं अलग से आपको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि यार फाइनल आंसर देखो बहुत सिंपल सा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो फाइनल आंसर है नहीं, बहुत सिंपल सा है। मैं आपको इसमें अप्रोच ये बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाली सारी चीज़ें बिल्कुल ही प्रैक्टिस के साथ आ सकती हैं, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आप रैंडमली अगर किसी को दोगे ना ये सवाल, तो हो सकता है उससे बने भी ना, टीचर से भी हो सकता है ना बने, रैंडमली में ना बने, ठीक है। किसी ने अगर देख रखा होगा पहले इसका अप्रोच तो बात अलग है। कोसेक एक्स अगर है, कोसेक एक्स को मैं क्या 1/sin x लिख सकता हूँ पहले वाले टर्म में। कोसेक एक्स को क्या मैं 1/sin x लिख सकता हूँ। और इसको मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं बोलता हूँ साइन ऑफ x बाई 2 से मल्टीप्लाई भी करो, साइन ऑफ x बाई 2 से डिवाइड भी करो। ये क्यों किया, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए किया। कैसा डिफरेंस, देखो ध्यान से। न्यूमरेटर अब आपके पास हो गया साइन ऑफ x बाई 2, डिनोमिनेटर आपके पास हो गया साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ x बाई 2। ये करने से फायदा क्या हुआ, डिफरेंस बनाना है। कैसा डिफरेंस, मैं आपको बोलूँगा साइन ऑफ इस x बाई 2 को क्या हम x माइनस x बाई 2 लिख सकते हैं क्या, नीचे वाले आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस। नीचे वाले आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस मैं ऊपर बना रहा हूँ, नीचे वाले आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस मैं ऊपर बना रहा हूँ, देखो। और नीचे वैसे का वैसा ही है, नीचे वैसे का वैसे ही लिखा है। तो यहाँ से बताओ मेरे पास क्या, साइन ऑफ a माइनस बी को मैं साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b लिख सकता हूँ। और डिनोमिनेटर वैसा ही है, साइन x इंटू साइन x बाई 2। तो क्या यहाँ से बेटा आप ध्यान से देखिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो साइन x से साइन x कटेगा, कॉस x बाई 2 बाई साइन x बाई 2, कॉट x बाई 2 आएगा माइनस कॉस x बाय साइन x, कॉट x आएगा, ये वाला टर्म इससे कट जाएगा तो माइनस कॉट x आएगा। सोच के देखो आ रहा है या नहीं आ रहा, ये जो मैंने लिखा है सोच के देखो, पहला वाला टर्म ये आ रहा है या नहीं आ रहा। इससे एक रिजल्ट भी आता है मेरे पास, इससे एक रिजल्ट भी आता है, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने उस समय आपको फॉर्मूले में नहीं बताया था। एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, कोसेक x प्लस कॉट x इज इक्वल टू कॉट x बाई 2। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अभी इस पे मैं आपको सवाल कराऊंगा, ठीक है। इस रिजल्ट पर बेस मैं आपको सवाल कराऊंगा। देखो आपने देखा कोसेक एक्स किस में आ गया, कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई कॉट x बाई 2 माइनस कॉट x। तो ये रिजल्ट तो हम वहाँ से लिख सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पर सवाल बनते हैं। कोसेक एक्स की वैल्यू आई कॉट x बाई 2 माइनस कॉट x, ठीक। फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अगले टर्म को देखते हैं, कोसेक 2x को। क्या इस कोसेक 2x को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोसेक x को हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। अगले को कोसेक 2x है, अगला है बच्चों कोसेक 2x। क्या इस कोसेक 2x को मैं 1/sin 2x लिख सकता हूँ। और जब मैं 1/sin 2x लिखूंगा तो मैंने आपको फिर बोला है नीचे वाले आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ऊपर बनाना है, नीचे वाले आर्ग्यूमेंट्स का डिफरेंस ऊपर बनाना है। मतलब मैं आपको बोलूँगा बच्चों साइन एक्स से अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो देखो ऊपर आपके पास लिखा है साइन एक्स, नीचे आपके पास लिखा है साइन 2x इंटू साइन एक्स। और अगर मैं आपको बोल रहा हूँ नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर बनाओ, तो क्या मैं ऊपर वाले x को
2x माइनस एक्स बोल सकता हूँ, और नीचे फिलहाल के लिए साइन 2x इंटू साइन एक्स वैसे ही रहने दे सकता हूँ। तो साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिनोमिनेटर में बताओ क्या आ गया मेरे पास, साइन 2x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो, जब आप सॉल्व करोगे तो साइन 2x से साइन 2x कटेगा, तो सॉल्व होने के बाद आएगा cot x माइनस cos 2x बाय साइन 2x cot 2x, ये आ जाएगा आपके पास, साइन x से साइन x कट जाएगा। मतलब कि आप ये बात समझ सकते हैं कि पैटर्न चल रहा है। देखो पैटर्न चल रहा है बेटा, एक पैटर्न चल रहा है। बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये, ऑलमोस्ट यार लास्ट में पहुंच चुके हो ट्रिग्नोमेट्री के। 20-22 लेक्चर से ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हो, तो ज़रा सोच के देखो कि आखिरी के लेक्चर में उटपटांग चीज़ें तो पढ़ोगे ही ना यार। तुमको खुश रखने के लिए, ऐसा तो नहीं है कि हम अंडर डिलीवर कर दें, भैया हमने IIT निकाला है तो हम चाहते हैं तुम भी निकालो, ठीक है। देखो जैसे ही आप लिखोगे ये इस तरीके से, तो आप क्या समझ पा रहे हो, पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है? पहला ध्यान ये है कि जब हम कोसेक लिखते हैं तो देखो 2 कॉट बन रहे हैं, कोसेक लिखते हैं तो देखो 2 कॉट बन रहे हैं, और ये जो 2 कॉट बन रहे हैं उसमें पहला वाला जो कॉट है वो इस एंगल का आधा है, और दूसरा वाला जो कॉट है वो वही वाला एंगल है। देख लो, पहला वाला जो कॉट है वो इस एंगल का आधा है, दूसरा वाला कॉट वही वाला है। पैटर्न है। तो अगर पैटर्न है तो क्या मैं डायरेक्टली इसको ऐसा बोल सकता हूं क्या कि यार देखो पहला वाला आपके पास लिखा हुआ है cot x बाई 2 माइनस cot x। एकदम ध्यान से देखना, पहला वाला क्या था, पहला वाला आया cot x बाई 2 माइनस cot x, उसके बाद है cot x माइनस cot 2x। अच्छा इसका क्या होगा, पहला वाला जो cot होगा वो इसका आधा होगा, मतलब cot 2x माइनस यही वाला एंगल cot 2 स्क्वायर x। इसके बाद लास्ट में जो आप पहुंचोगे लास्ट में, तो लास्ट वाला कैसा होगा, इसका आधा, तो cot ऑफ ये 2 रेज़ टू द पावर n है, 2 रेज़ टू द पावर n बाई 2, मतलब कि क्या इसको मैं 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बोल सकता हूँ x। उसका आधा मतलब क्या, 2 रेज़ टू द पावर n का आधा, तो ये लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 x माइनस वही वाला एंगल, तो cot 2 रेज़ टू द पावर n x, ये हम बोल सकते हैं। और जैसे ही बेटा आप ये बोलोगे, इन सबको आपने ऐड किया है, तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो देखो क्या ये टर्म्स ऐसे कट रहे हैं क्या, देखो ये टर्म्स ऐसे कट रहे हैं क्या, इस तरीके से। तो अगर ये इस तरीके से बेटा टर्म्स कट रहे हैं तो इधर पहला टर्म खाली बच गया cot x, और एक सेकेंड, अगर आप बोल रहे हो टर्म्स कट रहे हैं, एक सेकेंड ये भी तो कटेगा यार, ऊपर से चालू है ना यहाँ से, ऐसा इस तरीके से बेटा आपके पास टर्म्स कट रहे हैं। तो देखो पहला टर्म क्या आ गया, cot x बाई 2 जो लिखा हुआ है, और लास्ट टर्म क्या आ गया, माइनस cot 2 रेज़ टू द पावर nx जो लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बेटा आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, मैं बोलूँगा बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। अटक सकता है बेटा ये सवाल, बहुत हाई चांसेस हैं कि ये सवाल आपका अटक जाए, ठीक है। अब इस रिजल्ट पर बेस्ड बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जैसा मैंने आपको बोला था कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाली बेटा हैबिट आप भी देखिए डेवलप करिएगा कि आपके 2 साल की जर्नी में आपको जब भी कोई अगर आप क्वेश्चन मान लीजिए सॉल्व करते हैं, और किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही अच्छा सवाल है, या ये तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, या इस कंसेप्ट को तो मुझे याद रखना चाहिए, उनके लिए आप एक सेपरेट नोटबुक ज़रूर बनाइएगा, और उनको बेटा आप एक जगह नोट करते चलिएगा, कहीं पर भी वो हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों को ज़रूर आप नोट करते हुए चलिएगा बेटा, क्योंकि वो आपको बहुत मदद देंगी, ठीक है ना। आपकी बहुत ज़्यादा बेटा मदद हो पाएगी अगर आप इस तरीके से इन चीज़ों को याद रख के चलेंगे। तो देखिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आपको इवैल्यूएट करना है, या आप ऐसा लिख लीजिए आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। मैं एक सवाल दे रहा हूँ, 1 प्लस कोसेक पाई बाय 4 प्लस कोसेक पाई बाय 8 प्लस कोसेक पाई बाय 16 प्लस कोसेक पाई बाय 32। ये आपके पास बेटा सवाल है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। अब अगर बेटा आपको इसको सॉल्व करना है तो यार इतने सारे जब कोसेक आप देखेंगे एक साथ, इतने सारे कोसेक,
और उसमें भी आप देख रहे हैं कि ये एंगल आधे होते जा रहे हैं, ये एंगल आधे होते जा रहे हैं, तो मेरा दिमाग खट से इस पे जाना चाहिए कि बहुत सारे कोसेक हो और अगर एंगल आधा हो रहा हो, बहुत सारे कोसेक हो और अगर एंगल आधा हो रहा हो। देखो इसका कैसे ब्यूटीफुली इसका यूज होगा। क्या इस वन को बेटा मैं कॉट ऑफ π/4 बोल सकता हूँ क्या? सोच के देखो, tan π/4 और कॉट π/4 दोनों ही तो 1 होता है यार। tan π/4 और कॉट π/4 दोनों ही तो 1 होता है। क्या मैं इसको कॉट π/4 बोल सकता हूँ? अब जरा सोचो, कॉट π/4 प्लस कोसेक π/4, कोसेक x प्लस कॉट x क्या होता है? कोसेक x प्लस कॉट x होता है कॉट x/2, मतलब ये आ जाएगा π/8। उसके बाद ये इसके साथ देखो आएगा कोसेक x प्लस कॉट x, कोसेक x प्लस कॉट x क्या होता है? कॉट x/2, मतलब ये आ जाएगा। इसके साथ देखो कोसेक x प्लस कॉट x, कोसेक x प्लस कॉट x क्या होता है? कॉट x/2, तो ये आ जाएगा। फिर देखो कोसेक x प्लस कॉट x, तो कोसेक x प्लस कॉट x क्या होता है? कॉट x/2, मतलब कि इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है सॉल्व होके? ये जो पूरी चीज़ लिखी थी ये सॉल्व होके आ रही है बेटा कॉट π/64। ये पूरी की पूरी चीज़ सॉल्व होके क्या आ जा रही है? कॉट π/64। ठीक है ना? तो बहुत ही बेटा बढ़िया ये सवाल था और आपने इससे ये वाला भी रिजल्ट याद रखना है। ठीक है ना? आपको बेटा इसमें ये वाला रिजल्ट याद रखना है, कॉट π/64 हमारे पास हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें अपन करने वाले हैं और बहुत डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, बोर्ड अपन बेटा अपना क्लियर कर लेते हैं। और ये मैंने अभी आपको पहला सवाल करवाया है जिसमें मैंने आपको डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ इसी से मिलता जुलता। ठीक है, अगला अपने पास सवाल है कि हमें दिया हुआ है sin x इंटू सेक ऑफ 3x प्लस साइन ऑफ 3x इंटू सेक ऑफ 9x, और इस तरीके से ये सीरीज बच्चों मेरे पास लिखी है n टर्म्स तक। और मुझे इसमें कहा जा रहा है दैट दिस इज इक्वल टू हाफ tan रेज टू द पावर tan इंटू 3 रेज टू द पावर nx माइनस tan x। ये आपके पास बेटा बोला जा रहा है। ठीक है ना? ये सारे इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास बच्चों बोला जा रहा है इस तरीके से। इस तरीके से आपको चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको प्रूफ करना है। sin x इंटू सेक 3x, sin 3x इंटू सेक 9x, ऐसा करके n टर्म्स तक एक सीरीज है जिसको सॉल्व करने पर ये मुझे मिलता है। अब इस सवाल में बेटा अगर आप ध्यान से सोचेंगे, तो देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यार एक एक करके ऐड तो करूंगा नहीं। फाइनल अगर आंसर इतना बढ़िया सा लिखा हुआ है मतलब ज़रूर कुछ तो अलग इसमें लॉजिक होगा। तो अपन देखो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। sin x वैसे का वैसा ही है, नीचे देखो sec 3x लिखा है, क्या इसको मैं cos 3x लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकते हैं हम। sin x वैसे का वैसा ही है, sec 3x को मैं cos 3x लिख दिया। अब ज़रा सोच के देखो, अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, बहुत ध्यान से सोचना मैं जो कर रहा हूं। अगर बच्चों मैं cos x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं और साथ साथ में मैं एक 2 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, अगर मैं cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं और एक 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो मुझे न्यूमरेटर में क्या मिल रहा है? sin 2x, और डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है? 2 cos 3x इंटू cos x। क्या यही मिल रहा है क्या? देखो 2 sin x cos x, sin 2x, और ये मिल रहा है। अब क्या मैं न्यूमरेटर को डिफरेंस में बना सकता हूँ क्या? देखो ये 2x को मैं लिख लूँगा 3x माइनस x, नीचे मेरे पास वैसे का वैसा ही लिखा है 2 cos 3x इंटू cos x। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि साइन ऑफ a माइनस बी, साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है? साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन ऑफ a माइनस बी, साइन a cos b माइनस cos a साइन b डिवाइडेड बाय 2 cos 3x इंटू cos x। जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे sin 3x बाय cos 3x, tan 3x आएगा, cos x से cos x तो कटेगा, तो हाफ अंदर क्या आया? पहले आया tan 3x। उसके बाद यहाँ पर बेटा अगर आप देखोगे
तो cos 3x से cos 3x कटेगा, sin x बाय cos x, tan x आएगा तो माइनस tan x। और मैंने ये हाफ तो देखो पहले ही बाहर ले लिया। अच्छा अगले वाले को देखो, नेक्स्ट वाले को आप क्या लिख सकते हो, sin 3x वैसे का वैसा ही डिवाइडेड बाय sec 9x को क्या मैं cos 9x लिख सकता हूँ। और मैं फिर आपको बोलूँगा अब मैं क्या करता हूँ, cos 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ और एक एक 2 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। तो देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा मतलब साइन 6x बाय यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा है 2 cos 9x cos 3x। तो ज़रा देखिए कि क्या मैं ऊपर डिफरेंस क्रिएट कर सकता हूँ क्या, 9x माइनस 3x, और नीचे वही लिखा हुआ है 2 cos 9x इंटू cos 3x। तो ये सॉल्व होके देखो, साइन ऑफ a माइनस बी साइन a cos b माइनस cos a साइन b डिवाइडेड बाय 2 cos 9x इंटू cos 3x। ज़रा सोच के देखो बच्चों, आप सॉल्व करेंगे ये 1/2 का 2 तो बाहर आ जाएगा, नीचे क्या बचा साइन x बाय cos साइन ऑफ 9x बाय cos ऑफ 9x tan ऑफ 9x, ये cos 3x से cos 3x तो कटेगा। और अगर आप इधर देखेंगे तो cos 9x से cos 9x कटेगा, साइन बाय cos तो माइनस tan 3x। आई होप आपको बेटा पैटर्न समझ में आ रहा होगा। देखो पैटर्न आपको क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है हाफ, हाफ के साथ है tan 3x माइनस tan x, उसके बाद लिखा है आपके पास हाफ tan 9x माइनस tan 3x। मतलब कि क्या पैटर्न चल रहा है, जो एंगल बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला एंगल है वो पहले है, छोटा वाला एंगल बाद में है और tan में है। यहाँ पर भी देखो बड़ा वाला एंगल पहले है, छोटा वाला एंगल बाद में है और दोनों tan में। तो उस लॉजिक से मैं चलूँ तो लास्ट में, लास्ट वाले टर्म में अगर आपको ये एंड टर्म्स तक बोला जा रहा है तो पहले तो देखो इसका लास्ट वाला टर्म होगा क्या, पहला टर्म था तो पहले टर्म में आपके पास आया, देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 1x से बड़ा टर्म, सेकेंड वाले टर्म में 3 का स्क्वायर x है, यहाँ पे 9x जो लिखा था। तो लास्ट वाले में आप बोल सकते हो sec 3 की पावर nx होगा। देख लो फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 1x है, सेकेंड टर्म में 3 की पावर 2x है, लास्ट वाले में sec 3 की पावर nx होगा। और साइन में क्या चल रहा है, साइन में उससे एक पावर कम चल रहा है, मतलब साइन में आ जाएगा 3 की पावर n-1x, ये आपके पास आएगा बेटा, ये आपके पास आएगा। तो अगर आप देखेंगे तो लास्ट में मेरे पास क्या बचेगा, tan ऑफ बड़ा वाला एंगल पहले मतलब 3 की पावर nx माइनस tan ऑफ छोटा वाला एंगल मतलब 3 रेज़ टू द पावर n-1x, ये आपके पास लिखा है। ठीक है ना, देख लो यहाँ जो भी बड़ा वाला एंगल है उसमें जो भी 3 का पावर है उससे एक पावर कम है, जो भी बड़े वाले एंगल में 3 का पावर है उससे एक पावर कम है। बेसिकली दिस इज, ये जो सिर्फ साइन x लिखा हुआ है, क्या इसको मैं साइन ऑफ 3 की पावर 0x बोल सकता हूँ, एक ही बात है, एक ही बात है। तो यहाँ पर बेटा आप देखो ये टर्म्स ऐसे कट रहे हैं, ये टर्म्स ऐसे इस पैटर्न में ये कटना स्टार्ट हो रहे हैं। तो फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा हाफ, इधर क्या बचा tan ऑफ 3 रेज़ टू द पावर nx और माइनस tan x, ये आपके पास देख लो आ रहा है, यही चीज़ देख लो लिखी हुई है। ठीक है ना, तो जैसा बेटा मैंने आपको बोला कि बहुत ही अपने पास अच्छे अच्छे सवाल हैं और इस तरीके के मैं आपको सवाल इसलिए बेटा अभी करवा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाओ, है ना, इन सारी की सारी बच्चों चीज़ों से आप थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाओ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि यार हो क्या रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा ना बेटा, आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप इस तरीके से चीज़ों से बेटा यूज्ड टू नहीं होंगे ना तो आपको बहुत ही इसमें दिक्कत आ जाएगी। एक अपन और बेटा करते हैं, इसी पैटर्न का अपन एक चीज़ और करते हैं। अपने पास पहले बोर्ड अपन अपना क्लियर कर लेते हैं जल्दी से, एक और अपन सवाल करते हैं इसी तरीके का, डिफरेंस बनाने का अपन एक और करते हैं। ठीक है ना, मैं आपको बेटा देखो अलग अलग अप्रोचेस बता रहा हूँ ताकि आप क्लियर हो पाएँ, पेपर में अगर कभी यूज़ आ जाए तो आपको बन जाए। बाकी होमवर्क के बेटा क्वेश्चंस तो मैं आपको दे ही रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, तो वहाँ से तो आप उनको बना ही सकते हैं। उसके अलावा ये भी और हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। देखिए हमारे पास अगला बेटा सवाल लिखा हुआ है, tan ऑफ
x बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सेक एक्स प्लस tan ऑफ x बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सेक ऑफ x बाय 2, और ये बच्चों चीज चल रही है tan ऑफ x बाय 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय सेक ऑफ x बाय 2 रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और आपको बेटा प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू है tan ऑफ x माइनस tan ऑफ x बाय 2 रेज टू द पावर n। ये हमारे पास बच्चों सवाल दिया हुआ है, और अब अपने को थोड़ा सा अपना बेटा दिमाग लगाना है इसको सॉल्व करने के लिए। तो अगेन डिफरेंस वाले में बेटा अगर हम सोचें तो इस tan x बाई 2 को, इस tan x बाई 2 को अपन लिख लेते हैं बेटा sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, और ये sec x है तो ये नीचे आएगा तो cos x हो जाएगा। ये तो यार आसान सवाल लग रहा है। देखो tan x बाई 2 को मैंने लिखा sin बाय cos, जो कि tan में हमारी एफिनिटी नहीं होती है उतनी, और sec को मैंने लिखा 1 बाय cos। यहाँ से तो यार डायरेक्टली मेरे को दिख रहा है कि साइन ऑफ, अगर मुझे डिफरेंस ऑफ 2 बनाना हो तो बिना कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किए मैं तो डायरेक्टली बना सकता हूँ। यहाँ से देखो आपके पास साइन ऑफ a माइनस बी क्या आ जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस x बाय 2 इंटू कॉस x, ये लिखा हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए cos x बाई 2 से cos x बाई 2 जाएगा, आपके पास आएगा tan x माइनस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो cos x से cos x जाएगा, आपके पास आएगा tan x बाई 2। सिमिलरली अगले वाले को भी देखो, अगर आप नेक्स्ट वाला देखोगे तो tan ऑफ x बाई 2 स्क्वायर को आप लिखो sin ऑफ x बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos ऑफ x बाई 2 स्क्वायर, और उसके साथ नीचे cos ऑफ x बाई 2 तो आप लिख ही रहे। तो यहाँ से भी बेटा आप देखो क्या समझ सकते हो कि इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ ये x बाई 2 स्क्वायर जो है मतलब ये x बाई 4 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x बाई 2 माइनस x बाई 4 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x बाई 4 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2। तो यहाँ से देखो साइन ऑफ a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और डिवाइड में क्या है मेरे पास, cos x बाय 4 इंटू कॉस एक्स बाय 2। जैसे इसको बेटा मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखो, cos x बाय 4 से cos x बाय 4 कटेगा तो tan ऑफ x बाय 2 आएगा, माइनस इसको जैसे सॉल्व करूंगा तो tan ऑफ x बाय 4 आएगा। तो यार ये बात तो समझ में आ रही है बेटा कि पैटर्न चल रहा है, ये बात तो समझ में आ रही है कि पैटर्न चल रहा है। क्या पैटर्न चल रहा है, 2 tan का डिफरेंस है, ये बात क्लियर है। पहले बड़ा एंगल आ रहा है, बाद में छोटा एंगल आ रहा है। देख लो 2 tan का डिफरेंस आएगा, पहले बड़ा एंगल आ रहा है, बाद में छोटा वाला एंगल आ रहा है। उस लॉजिक से अगर बेटा मैं लास्ट तक जाऊं तो लास्ट वाले के हिसाब से tan ऑफ, पहले बड़ा एंगल आएगा, बड़ा एंगल देखो कौन सा है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। देख लो बाद वाला एंगल बड़ा है, ये बड़ा एंगल है, तो tan ऑफ x बाय 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस tan ऑफ छोटा एंगल बाद में आएगा तो x बाय 2 रेज़ टू द पावर n। ठीक है ना, 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 बाय 2 रेज़ टू द पावर, ये बड़ा होगा बेटा, ये उसका आधा होगा, है ना। यहाँ पर देखो एक 2 का पावर ज़्यादा है, ये इस पूरे एंगल का आधा होगा। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो देखिए ये टर्म्स ऐसे कटेंगे बेटा, ये टर्म्स ऐसे कटेंगे इस पैटर्न में। तो जब इस पैटर्न में बेटा टर्म्स कटेंगे तो पहला टर्म बचा tan x जो लिखा हुआ है, लास्ट वाला टर्म बचा माइनस tan ऑफ x बाय 2 रेज़ टू द पावर n जो लिखा हुआ है। तो आप बच्चों देख सकते हैं कि ये जो सारे के सारे सवाल हैं अलग अलग तरीके के सवाल हैं, और हम बेटा कोई भी इसमें कमी नहीं छोड़ रहे हैं कि आपका कोई भी कंसेप्ट इसमें मिस हो। ठीक है बच्चों, तो अब अपन कुछ मिसलेनियस बेटा अपन कुछ चीज़ें देख लेते हैं। मिसलेनियस कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं। इसमें पहला हमारे पास बेटा ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पे चीज़ है। पहली अपने पास चीज़ है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी पे। ये बेटा बहुत मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली मैं चाहूँ तो स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार जस्टिस करना चाहिए आप लोग के साथ, आपको बतानी चाहिए मुझे सारी चीज़ें। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के लिए पहली चीज़ ये है
कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है, अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है ट्राइंगल के अंदर हो, ठीक है, तो बेटा कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर b प्लस कॉट स्क्वायर c हमेशा ही 1 या उससे बड़ा होता है। पहला जो आपके पास बेटा कंसेप्ट है वो है कि अगर आप ट्राइंगल के अंदर हैं और अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई है तो कॉट स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर b प्लस कॉट स्क्वायर c हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। ये छोटे छोटे बेटा सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना, जेई मेंस में या जेई एडवांस में। जब आपके पास बेटा जेई एडवांस के सवाल होते हैं तो एडवांस के पेपर में कई बार जो मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे सवाल आ जाते हैं। कभी कभी कोई ऑप्शंस में हो सकता है ये आ जाए, तो हमको ये याद होना चाहिए, ये याद भी होना चाहिए कि एक ट्राइंगल के अंदर सिग्मा कॉट स्क्वायर ए हमेशा 1 या उससे बड़ा होता है। प्रूफ देखते हैं। हमें पता है कि एक ट्राइंगल के अंदर सिग्मा कॉट ए कॉट बी, ये तो हम पढ़ के आए हैं, एक ट्राइंगल के अंदर सिग्मा कॉट ए कॉट बी की वैल्यू 1 होती है। ये बात हमने पढ़ी है, ठीक है ना बेटा, ये रिजल्ट हमने पढ़ा है कि एक ट्राइंगल के अंदर सिग्मा कॉट ए कॉट बी की वैल्यू 1 होती है। अब अगर सिग्मा कॉट ए कॉट बी की बच्चों वैल्यू आपके पास 1 आ रही है, इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज कि कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बदले क्या मैं यहाँ पे ये लिख लूँ, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट बी कॉट सी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं रिवर्स में आपको बोल रहा हूँ कि आप मान लो ये सच है, इसको अपन सॉल्व करते जाते हैं और किसी ऐसी चीज़ पे अपन पहुँच जाएंगे ताकि हम कंक्लूड कर पाएँ कि ये सही हमने सोचा था। तो इस 1 के बदले मैं ये लिख सकता हूँ। अब जैसी बेटा मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, आप यहाँ से ध्यान से समझिए। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब भी सिग्मा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई आए, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, जब भी इस तरीके का आए तो दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करो, दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आ रहा है। आप बेटा जैसे ही दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2 एंड अरेंज, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ढंग से अगर आप अरेंज करोगे ना बेटा, तो आप ये चीज़ देखोगे कि ये लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर। इसको अगर आप ढंग से अरेंज करोगे ना 2 से मल्टीप्लाई करके और इन सारे टर्म्स को इस साइड ले आओगे, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके इधर वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले आओगे ना, तो ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा बेटा। और यहाँ से फ्रॉम दिस पॉइंट यू कैन वेरी वेल कंक्लूड कि यार दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू। वाई इज दिस ऑलवेज ट्रू? ये हमेशा बेटा सत्य इसलिए है क्योंकि 3 चीज़ों का परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। 3 चीज़ों का परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और है, वो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है? कंडीशन फॉर इक्वालिटी, कंडीशन फॉर इक्वालिटी। आप बेटा एक चीज़ ये याद रखिए, आप एक चीज़ ये याद रखिए कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी के जब सवाल आते हैं तो मैक्सिमम जो कंडीशंस होल्ड करती हैं, लोअर लिमिट या अपर लिमिट की जो मैक्सिमम कंडीशंस होल्ड करती हैं, दे होल्ड फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल एक स्पेशल ट्राइंगल होता है, इसलिए जो मैक्सिमम इक्वालिटी की जो कंडीशंस होती है ना, ये जनरली ऐसा होता है कि मैक्सिमम इक्वालिटी की कंडीशंस इक्विलेटरल ट्राइंगल पर होल्ड करती हैं। आप करके देखो, अगर आप इक्वल टू 0 बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि 3 चीज़ों का परफेक्ट स्क्वायर 0 के बराबर है, इसका मतलब कॉट ए माइनस कॉट बी 0 होना चाहिए, कॉट ए माइनस कॉट सी भी 0 होना चाहिए, कॉट बी माइनस कॉट सी भी 0 होना चाहिए। ये पूरी की पूरी चीज़ अगर 0 के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब कॉट ए की वैल्यू कॉट बी के बराबर आ जाएगी और कॉट बी की वैल्यू कॉट सी के बराबर आ जाएगी। ये इसका मतलब है। 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होगा? जब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। मतलब कॉट ए कॉट बी बराबर है, कॉट ए कॉट सी बराबर है, कॉट बी कॉट सी बराबर है, सब आपस में इक्वल है,
दिस एम्प्लाइज एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर होंगे, और अगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर होंगे मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है। अगर बच्चों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर होंगे मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। वैसे भी आप देखो करके देख सकते हो, कॉट ऑफ 60 डिग्री, कॉट ऑफ 60 डिग्री बच्चों क्या होता है, कॉट ऑफ 60 डिग्री होता है 1/√3। तो ये क्या लिखा हुआ है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो 1/3, 1/3, 1/3, तीनों का सम 1 आ जाएगा। इक्वालिटी कब आएगी, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये तो बेटा आपके पास पहली ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हो गई, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी पता है, ये वाली चीज़ हमने ऑलरेडी डिराइव की है बेटा क्लास में, कि सिग्मा कॉट ए कॉट बी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको और बता देता हूँ, फिर बेटा अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। काफ़ी बेटा काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है इसमें कराने को, लेकिन फिर भी कोई कमी ना रह जाए इसलिए मैं आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ। और अगर मान लो कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्यूचर में मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपको और बताना चाहिए था और मैंने आपको नहीं बताया, तो उसके लिए भी बेटा मैंने एक स्कोप ओपन रखा हुआ है कि मैं आपको कुछ समय में क्विज़ करवाना चालू करूँगा इसी में। तो जब हम क्विज़ किया करेंगे तो क्विज़ में क्या होगा कि जितने भी हमारे पुराने चैप्टर्स हुआ करेंगे उन सारे ही चैप्टर्स के कुछ मैं बेटा मिक्स करके आपको क्वेश्चंस दूंगा, ताकि हमारी प्रैक्टिस उन चैप्टर्स की होते रहे, ठीक है। तो उन क्विज़ के मीडियम से भी बेटा अपनी कई सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद बेटा अपना जो अगला है, अगला हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है कि अगर a + b + c पाई है, मतलब हम ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहे हैं, तो cos a + cos b + cos c ये जो होता है ये हमेशा ही 1 से तो बड़ा होता है, और ये चीज़ हमेशा ही 3/2 या उससे छोटी होती है। ये हमेशा ही बच्चों 1 से बड़ा होता है और 3/2 या उससे छोटा होता है। ये अगला हमारे पास है। तो इसमें देखो, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो यार सिग्मा कॉस ए, ये भी मैं पढ़ के आया हूँ, सिग्मा कॉस ए क्या होता है, 1 + 4 प्रोडक्ट साइन a/2। देखो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मैंने तुमको लिखाया है, सिग्मा कॉस ए इज 1 + 4 प्रोडक्ट साइन a/2। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्मा कॉस ए है ये 1 प्लस समथिंग है, 1 + 4 प्रोडक्ट साइन a/2 अगर मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, 4 साइन a/2 साइन b/2 और साइन c/2। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अगर मुझे बोला जा रहा है कि सिग्मा कॉस ए ये होता है, पढ़ के आए हम, तो हम बेटा इस बात को जानते हैं कि ये वाली जो पूरी चीज़ है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहे हैं तो ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल आप ले लो, चूज एनी एंगल इनसाइड अ ट्राइंगल, वो एंगल हमेशा ही 2 क्वाड्रेंट में होगा। 180 से तो छोटा ही होगा कोई भी एंगल इंडिविजुअली, भले 90 से बड़ा भी हो, भले ऑब्ट्यूस एंगल भी हो, लेकिन 180 से तो छोटा ही होगा। बोलने का सेंस ये है कि अगर आप a, b और c की कोई भी वैल्यू ले लें ट्राइंगल के अंदर, वो हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, और 0 से 180 डिग्री के बीच में हमेशा ही साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप देख लो, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2 ये हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये हमेशा ही पॉजिटिव है। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे एंगल्स जो हैं वो पहले 2 क्वाड्रेंट में ही होंगे, और पहले 2 क्वाड्रेंट का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर ये कभी 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हुआ तो कोई भी एंगल 0 होगा, या तो a 0 होगा या b 0 होगा या c 0 होगा। भला क्या ट्राइंगल के अंदर कोई भी एंगल 0 हो सकता है क्या? ट्राइंगल के अंदर तो कोई भी एंगल 0 नहीं हो सकता। इस वजह से बेटा दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 1 प्लस देयर इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, 1 के साथ आप कुछ एक पॉजिटिव क्वांटिटी रख रहे हैं, इसलिए सिग्मा कॉस ए हमेशा ही 1 से बड़ा होगा, सिग्मा कॉस ए हमेशा ही 1 से बड़ा होगा, ये इसका मतलब है। तो ये वाला हिस्सा तो हमारा हो गया सॉल्व। अब हम देखते हैं बगल वाले में, अब हम देखते हैं बेटा बगल वाले में कि इसमें क्या हो रहा है। तो आपके पास देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, और आपने यहाँ पर लिख लिया है दैट दिस इज ग्रेटर देन 1,
ये आप लिख चुके हैं कि cos a प्लस cos b प्लस cos c 1 से बड़ा है। आपको अब ये प्रूव करना है दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि लेट इसकी वैल्यू कुछ y है, मान लेते हैं। लेट अस सपोज कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू y है, ठीक है। मुझे ये प्रूव करना है कि y 3/2 या उससे छोटा होगा, मुझे सिर्फ यही प्रूव करना है। तो मैंने मान लिया इसको y। cos ऑफ a प्लस b क्या होता है? cos ऑफ a प्लस b होता है मतलब cos c प्लस cos d, cos 2 cos c प्लस d/2 मल्टीप्लाइड बाय cos c माइनस d/2, ये होता है, ये मैं लिख सकता हूँ। और उसके साथ प्लस cos c फिलहाल वैसे का वैसा ही है, इक्वल टू y। यहाँ से बेटा देखो a प्लस b को मैं पाई माइनस c बोल सकता हूँ, तो 2 cos पाई माइनस c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 प्लस cos c, इस पूरे की वैल्यू y है। cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो 2 साइन c बाई 2 और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। ये साइन c बाई 2 इसका आर्ग्यूमेंट है। और प्लस क्या इस cos c को मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 बोल सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, और इस पूरे की वैल्यू y है। थोड़ा सा बेटा रीअरेंज करते हैं, लेट अस रीअरेंज दिस, उसको मैं उधर ले जाता हूँ। तो 2 साइन स्क्वायर c बाई 2, फिर इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस 2 साइन, या इसको ऐसे लिखते हैं -2 cos a माइनस b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2, ये भी उधर गया, और प्लस y, और ये 1 भी उधर गया, -1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया। कितने बच्चों को ये बात समझ में आती है दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन साइन c बाई 2। बहुत डिफिकल्ट आज हम चीज़ें कर रहे हैं बेटा, ये सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट है, मैंने आपको बोला ही है यार। ये मैक्सिमम तो यार कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता ही नहीं है, छोड़ ही देते हैं कि यार हटाओ, लेकिन कराना ज़रूरी है। आप भी मुझे ज़रूर, चलो एक ओपनली ये चीज़ करते हैं, आप मुझे ज़रूर कमेंट से बताइएगा, जितने भी बच्चे जिस भी इंस्टीट्यूट के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा ये आपको क्लास में कराया गया था या नहीं, ये चीज़ आपको क्लास में कराई गई थी या नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में तो आ सकता है ऐसा कुछ। क्या ये हमको क्लास में कराया गया है? क्या ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ भी हमको पढ़ाया गया या नहीं पढ़ाया गया? मुझे ज़रूर ढंग से यार कमेंट से बताना, ठीक है ना। जो भी बच्चे सीरियस हैं बेटा अपने जेईई के पेपर के लिए, मुझे ज़रूर बताना कि तुमको ये कराया गया या नहीं कराया गया। तो ये जो बेटा एक्सप्रेशन है, ये साइन c बाई 2 में क्या है? एक क्वाड्रेटिक है। और अगर ये साइन c बाई 2 में एक क्वाड्रेटिक है, तो यार क्वाड्रेटिक का बेसिक जो मुझे कंसेप्ट पता है, क्वाड्रेटिक का बेसिक कंसेप्ट क्लास 10th का, कि साइन c बाई 2 का जो भी आंसर आएगा, जब आप वो -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे, तो उसका जो भी आंसर आएगा साइन c बाई 2 की तो रियल वैल्यूज ही आएंगी ना। जो भी आंसर आएगा भैया साइन c बाई 2 का होगा तो रियल नंबर ही, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर साइन c बाई 2 की रियल वैल्यूज आ रही हैं, अगर साइन c बाई 2 की रियल वैल्यूज आ रही हैं बेटा, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा, क्योंकि c जो एंगल है वो ट्राइंगल के अंदर है। तो अगर एंगल c ट्राइंगल के अंदर है तो ऑफकोर्स साइन c बाई 2 के वैल्यूज रियल होंगी। साइन c बाई 2 की जो भी वैल्यू होगी ऑफकोर्स वो -1 से 1 के बीच में ही होगी, रियल वैल्यूज होंगी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालो क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर आप जब करोगे तो 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2, ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4a और c, ये आ गया आपके पास। दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस कंप्लीट थिंग्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 4 को तो आप हटा सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से बेटा आपके पास आ गया cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या आ गया बेटा मेरे पास? ट्वाइस ऑफ y माइनस 1, ये आ जाएगा। cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 1। और आप जरा सोच के देखिए, cos स्क्वायर है, cos किसी भी चीज़ का कभी भी 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता,
तो ये जो कॉस स्क्वायर वाली चीज़ है ये खुद 1 या उससे छोटी होगी। ये जो बच्चों कॉस स्क्वायर वाली चीज़ है ये खुद भी तो 1 या उससे छोटी होगी ना। कॉस है बेटा, कॉस कभी भी 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? कॉस स्क्वायर अगर लिखा है तो वो हमेशा ही 1 या उससे छोटा होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस मीन्स कि ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 जो होगा, देखो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, मतलब ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 जो होगा वो 1 से छोटा होगा। ये जो है ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, तो ट्वाइस ऑफ y माइनस 1 1 से छोटा होगा। दिस इम्प्लाइज y माइनस 1 शुड बी लेस देन और इक्वल टू हाफ, विच इम्प्लाइज y शुड बी लेस देन इक्वल टू 3/2। यही तो करना था यार, यही तो मुझे प्रूव करना था। सोच के देखो, यही चीज़ तो प्रूव करनी थी यार। ज़रूर मुझे बताना, मैं जानना चाहता हूँ बेटा कमेंट्स में इस बात को कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज़ नाम की चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री में कराई गई भी या नहीं कराई गई, और अगर कराई गई तो क्या ये पता था या नहीं पता था। ज़रूर जितने भी बच्चे सिंसियर हैं अपनी पढ़ाई के लिए वो यार मुझे ज़रूर इसको बताएंगे, ठीक है ना। इसमें बेटा कोई भी लापरवाही आप मत करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इसी तरीके से ऐसा बढ़िया से बढ़िया बेटा कंटेंट ढूंढ के लेके आऊँ जिससे आपका फ़ायदा हो, तो ज़रूर मुझे बताना। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मैंने आपको अभी बोला कि कोई भी चीज़ में इक्वालिटी जनरली किसके लिए होल्ड करती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। इक्वालिटी जनरली होल्ड्स फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ज़रा आप सोच के देखिए, अगर एंगल ए बी और सी बराबर हो जाए 60 डिग्री के, अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो cos 60 हाफ, तो क्या ये आ जाएगा क्या 3/2 के बराबर? देखो तीनों का सम 3/2 के बराबर आ जाएगा। मतलब इधर भी इक्वालिटी कब आ रही है? इसमें भी बेटा इक्वालिटी आ रही है एट 60 डिग्री एट इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम थियोरिटिकली ऑलमोस्ट बेटा ये आखिरी की चीज़ें हैं जो कर रहे हैं। इसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर और लेना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अगला लेक्चर जो मैं लूँगा वो कम से कम बेटा मैं 2 घंटे का लेक्चर लूँगा, जिसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊँगा और कुछ भी नहीं। अगले लेक्चर में और कोई थ्योरी नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें बेटा हमने अपनी कवर कर ली हैं, काफ़ी सारी हमने अपनी चीज़ें कर ली हैं। तो अब सिर्फ हमको ढंग से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बाकी तो यार ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें अपनी हो ही चुकी हैं, ठीक है। अगली बेटा अपन चीज़ देखते हैं। अगेन आपको बेटा दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई है। a प्लस बी प्लस सी आपके पास पाई है, तो आपको ये प्रूव करना है कि सिग्मा tan a tan b, ये तो सिंपल सा सवाल है, सिग्मा tan a tan b इज इक्वल टू प्रोडक्ट tan a मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा cot a। आसान सा सवाल है, ऐसे सवाल अपन ने पहले किए हैं। आसान सा बेटा क्वेश्चन, अगर कोई चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकता है, इजी क्वेश्चन है। देखो सिग्मा tan a tan b क्या होगा? सिग्मा tan a tan b विल बी tan a tan b प्लस tan a tan c प्लस tan b tan c, यही आएगा मेरे पास, ठीक है, यही आएगा मेरे पास। अगर मैं आपको बेटा ये बोलूं कि यार हम थोड़ा हिम्मत करके tan a tan b और tan c कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ऐसा सवाल एक करवाया था मैंने जिसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 एंगल थे। अगर मैं चारों को, अगर मैं इसमें tan a tan b tan c बाहर खींच लूँ तो यहाँ पर बचेगा 1/tan c, तभी तो ये 1/tan c इससे मल्टीप्लाई होगा तो tan a tan b बनाएगा। यहाँ पर बचेगा 1/tan b, तभी तो ये tan b इससे काटेगा और tan a tan c बनाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1/tan a। तो जैसी बेटा मेरे पास ये होगा तो देखो ये जो लिखा है दिस इज प्रोडक्ट tan a मल्टीप्लाइड बाय ये जो लिखा है दिस इज cot c cot b cot a, तो दिस इज सिग्मा cot a। यही मुझे प्रूफ करना था, बहुत आसान से यही मुझे बेटा प्रूफ करना था, ठीक है ना। ऐसे सरल से सवाल हमने बहुत सारे बेटा पहले किए हैं। एक आखिरी बेटा, एक लास्ट अपन चीज़ करते हैं आज के लेक्चर में, उसके बाद अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। वन लास्ट थिंग इसी से रिलेटेड है, बता देता हूँ। एक आखिरी चीज़ अपन और करते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट बेटा चीज़ है अपने पास, अगर ये दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि सिग्मा cot a का वैल्यू, सिग्मा cot a का वैल्यू होता है 1 प्लस प्रोडक्ट cos a
डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट साइन है। आपको ये प्रूफ करना है, सिग्मा कॉट ए का वैल्यू है 1 प्लस प्रोडक्ट कॉस ए अपॉन प्रोडक्ट साइन है। ठीक है, मुझे बेटा इस चीज़ को प्रूफ करना है। अब कैसे इसको मैं प्रूफ कर सकता हूँ, देखिए सिग्मा कॉट ए मतलब कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस बी बाय साइन बी प्लस कॉस सी बाय साइन सी, यही लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें एलसीएम लूँ तो एलसीएम लेकर बताओ मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा नीचे साइन ए साइन बी साइन सी, ये मिलेगा। देख लो जो लिखा था प्रोडक्ट साइन ए लिखा था मिल रहा है नीचे। ऊपर क्या मिलेगा, कॉस ए के साथ क्या आ जाएगा, साइन बी साइन सी आ जाएगा। कॉस ए के साथ साइन बी साइन सी आ जाएगा प्लस कॉस बी के साथ आ जाएगा साइन ए साइन सी, कॉस बी के साथ आ जाएगा साइन ए साइन सी प्लस कॉस सी के साथ बच्चों आ जाएगा साइन ए साइन बी, कॉस सी के साथ आ जाएगा साइन ए साइन बी। मतलब कि ये आपके पास लिखा हुआ है, ये चीज़ आपके पास लिखी हुई है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो न्यूमरेटर वाली चीज़ है ये 1 प्लस प्रोडक्ट कॉस है, आपको ये प्रूफ करना है। मैं आपको बेटा ऐसा बोलता हूँ, आप ऐसा समझो, मान लो अगर a प्लस बी प्लस सी आपको पाई दिया हुआ है, अगर आपको ये दिया हुआ है, मैं आपको बोलता हूँ दोनों साइड कॉस ले लो, हिम्मत करके दोनों साइड कॉस ले लो, तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर मैं फ़िलहाल के लिए इस पूरे को एक एंगल बोलूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको पूरा एक एंगल बोल रहा हूँ, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी अगर करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये लिखा हुआ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहाँ से बेटा आपके पास देखो क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये पूरी चीज़ के साथ कॉस सी है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और उस पूरे के साथ क्या लिखा है, साइन सी लिखा है। और इधर कॉस पाई क्या है, कॉस पाई -1 होता है, इस पूरे की वैल्यू -1 दी हुई है। ठीक है, तो देखो आप बेटा जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इसको एक्सपैंड करो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी, उसके बाद माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी, फिर उसके बाद माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी, फिर उसके बाद माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी, इस पूरे की वैल्यू -1 है। तो अब आप ध्यान से देखिए, कॉस ए साइन बी साइन सी, ये लिखा हुआ है कॉस ए साइन बी साइन सी, ये वाला, इसको उधर ले जाओ। ठीक है, ध्यान से देखो, रीअरेंज कर रहा हूँ, इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ये -1 यहाँ ले आता हूँ तो 1 प्लस ये लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल टू, उधर देखो क्या जाएगा, कॉस ए साइन बी साइन सी, ये वाला टर्म उधर गया, कॉस ए साइन बी साइन सी, कॉस बी साइन ए साइन सी, कॉस बी साइन ए साइन सी, ये भी उधर गया। उसके बाद साइन ए साइन बी कॉस सी, साइन ए साइन बी कॉस सी, ये भी उधर गया। तो ये जो RHS था, जो मुझे ये लेके आना था न्यूमरेटर में, ये किसके बराबर लिखा है, 1 प्लस प्रोडक्ट कॉस ए के। तो यही तो प्रूफ करना था कि 1 प्लस प्रोडक्ट कॉस ए अपॉन नीचे क्या लिखा है, प्रोडक्ट साइन। ये सब याद नहीं रखना है यार, ये सब याद नहीं रखना है, आसान सी बेटा चीज़ें हैं, बस जो अपने को इसको प्रूफ करना था। ठीक है, तो विद दिस बच्चों हम आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। थियोरिटिकली हमने अपना ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कंपाउंड एंगल्स का फाइनली आज ख़त्म कर लिया है, और अगला लेक्चर हम कम से कम 2 घंटे का लेंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारे सवाल आपके साथ हम बेटा करेंगे सॉल्व, और उसके बाद भी अगर मुझे कुछ लगेगा कि यार थोड़ा और बच गया तो मैं उसको क्विज़ के थ्रू करवा दूंगा। लेकिन आज मैंने आपको जो काम बोला है कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज़ वाला पोर्शन, जो मिसलेनियस मैंने आपको सीरीज़ कराई डिफरेंस मेथड वाली, ये सारी चीज़ें आप मुझे ज़रूर अपने नोट्स में कंपेयर करके बताइएगा। आप चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हो,
विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स एंड ऑल द इंस्टीट्यूट्स, लेकिन आप जहाँ पर भी पढ़ रहे हो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि यार आपको क्लास में, क्लास नोट्स में इतना ढंग से करवाया गया या नहीं करवाया गया। थैंक यू।